नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस यूट्यूब वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 बेसिकली NISM सीरीज 6 का चैप्टर 2 की हम बात करने वाले हैं, और ये है इंट्रोडक्शन टू डिपॉजिटरी। तो इंट्रोडक्शन टू डिपॉजिटरी में सबसे पहली चीज़ आती है कि नीड क्या है हमें डिपॉजिटरी की। नीड ऑफ डिपॉजिटरी, क्या नीड पड़ी भाई डिपॉजिटरी की। ठीक है, डिपॉजिटरी की नीड क्या है, क्यों डिपॉजिटरी होनी चाहिए, करेक्ट। तो बेसिक पुराना सिस्टम जो था उसको रिप्लेस करना था। और पुराने सिस्टम में क्या क्या खामियां थी। पुराने सिस्टम में फोलियो नंबर दिखता था, ठीक है। एक पेपर दे दिया जाता था, एक पेपर के ऊपर ट्रांजैक्शन नंबर, फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर धारक के नाम भी होते थे इवन, कि XYZ रामलाल ने, श्यामलाल ने, किसी ने भी शेयर खरीदे हैं उसका ये एड्रेस है, और इतने शेयर्स खरीदे हैं, ये इसका फोलियो नंबर है, ये इसका फलाना डिमाग है, ऐसे करके पूरा का पूरा एक कच्चा चिट्ठा बनता था। अब मान लीजिए रामलाल श्यामलाल कुछ भी XYZ नंबर है, उसमें से श्यामलाल में ABC कुछ भी गलती होगी ना नाम के अंदर, तो अब वो बेचने जाएगा तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, गवर्नमेंट ID वाले। अब अगर मैच नहीं किया, वो गलती, जब उनको शेयर अलॉट हुए, गलती लिखने वाले की है, लेकिन दिक्कत वो फेस करेंगे, ठीक है। ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, फोलियो नंबर में अगर मान लीजिए 100 शेयर्स हैं और मुझे ये 100 शेयर्स बेचने हैं, सामने वाले को 110 शेयर खरीदने हैं, तो ये पेपर हम यूज़ नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं हो सकता। ये पेपर फाड़ा जाएगा, उतने ही पैसे सेटल किए जाएंगे उनको, और सामने वाली पार्टी को नया पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब नया पेपर देने में 14 दिन का समय लगता था, ठीक है। अब उस 14 दिन के दौरान आपने अगर हर्षद मेहता की मूवी देखी हो तो ऊपर नीचे शेयर्स करते हैं, तो जितना प्रॉफिट होगा वो सेटल हो सकता है 14 दिन से पहले। तो 14 दिन में से पहले अगर मान लीजिए शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता था या शेयर का प्राइस नीचा चला जाता था, अगर डिलीवरी नहीं लेनी तो उतना ही पैसा दे दिया उतना ही जो लॉस या प्रॉफिट अमाउंट है वही ब्रोकर को दे दो और काम खत्म, ठीक है। इंट्राडे 14 दिन का होता था आसान भाषा में, करेक्ट। तो ये सारी दिक्कतें सॉल्व करने के लिए क्या आया, डिपॉजिट। अब एक चीज़ और है, 14 दिन तक पैसा ब्रोकर के पास है, वो उसे एक्चुअल में शेयर बाई कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर डब्बा मार्केट में ट्रेड कर रहा है। डब्बा मार्केट ऐसे कि भाई 14 दिन के लिए तो उसके हाथ में चला गया पैसा। अब 14 दिन में वो अगर खरीदता है, बेचता है, वो उसकी सिरदर्दी है, वो कैसे सेटल करता है। तो इस वजह से लालच में आके जो ब्रोकर्स थे वो क्या करते थे, 14 दिन तक अपने हाथ में पैसा रखते थे, चतुर चालाक बनते थे आसान भाषा में। और बाकी जब 14वां दिन आता था तो उसी हिसाब से सेटल कर देते थे। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा मूवमेंट अगर आ जा, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन आ जाता था तो ब्रोकर आत्महत्या कर लेते थे। क्यों होता था वो ऐसा? वो ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि जो ओल्ड सिस्टम था वो इनएफिशिएंट था, करेक्ट। तो डिपॉजिटरी की जरूरत क्या पड़ी, ये सारा जो सिस्टम था, जो ये सारा पुराना ढांचा था, इसको तोड़ के नवीन महल खड़ा किया जाए स्टॉक मार्केट के लिए। और नवीन महल, नया महल खड़ा करने के लिए, विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसका नाम डिपॉजिटरी है, करेक्ट। तो यहाँ पे नीड फॉर डिपॉजिटरी में हम क्या लिख सकते हैं, ओल्ड सिस्टम को वाज रिस्की, और क्या लिख सकते हैं जी, फिजिकल मूवमेंट ऑफ शेयर, और इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र भी होती थी।
टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये सबको खत्म कर दिया किसने? डिपॉजिटरी ने। करेक्ट। ये सबको किसने खत्म कर दिया? डिपॉजिटरी ने। तो ये इसलिए डिपॉजिटरी की जरूरत थी ताकि ये पुराने सिस्टम को तोड़ के नया सिस्टम जनरेट किया जाए और इजीली शेयर ट्रांसफर, फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स बन जाए। फंजिबिलिटी बढ़ जाए उसकी, फोलियो नंबर ना देना पड़े बार बार फिजिकल मोड में ट्रांजैक्शन ना हो, जैसे बैंक्स में हो ना। बैंक्स में भी पहले खाता बही खाता चलता था, किसी में 1 जीरो कम लग गई, किसी में 1 जीरो ज़्यादा लग गई, फिर बैंक पूरा का पूरा परेशान घूम रहा है। ठीक है, तो इस सब को तोड़ के नया स्ट्रक्चर इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर बनाया गया, जो कि आज बहुत एफिशिएंट है। सेम वे डिपॉजिटरी के साथ हुआ। करेक्ट। रिकॉर्ड मेंटेन करना इजी हो गया, एरर फ्री हो गया सिस्टम। देखो ये तो सब लिखने की बातें हैं। बेसिकली आपको बेसिक स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया कि नीड फॉर डिपॉजिटरी की ज़रूरत क्या है। अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी। फीचर्स वही बताया मैंने, फीचर्स फिर से दूसरा टॉपिक वही है, बट चीज़ें दोबारा से सेम वाइन डिफरेंट बॉटल। फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी, मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम। बेसिकली एक डिपॉजिटरी रहेगी तो वो अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ऊपर नीचे, मोनोपोली बहुत खतरनाक चीज़ होती है ना। तो 2-3 डुओपोली एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ट्राईपोली या 4 या 5 प्लेयर्स अगर मार्केट में हो तो अच्छा रहता है। ठीक है। मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम से CDSL NSDL 2 होने की वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसकी एक कैपिंग लग जाती है कि हाँ यार इससे ऊपर लेंगे तो वो क्लाइंट दूसरी तरफ जब मार जाएगा। करेक्ट। डीमैटेरियलाइजेशन, फंजिबिलिटी, तो ये सारे फीचर्स हैं किसके? डिपॉजिटरी के। मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम मैंने समझा दिया, 2 डिपॉजिटरी होने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ। डीमैटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल फॉर्म से डीमैट फॉर्म में शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए गए। फंजिबिलिटी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। आज देखो एक क्लिक ऑफ ए सेकंड में शेयर ट्रांसफ़र होते हैं ऐसे, एक सेकंड के अंदर निफ्टी 25,000 से 25,000 5 में भी चला जाए, उस 5 पॉइंट में कितने लाखों करोड़ों रुपए लगे होते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में होता है वो, 1 सेकंड में। ठीक है, आजकल एल्गोज भी चल गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें, ओनरशिप रिकॉर्ड कीपिंग भी आसान हो गया। ठीक है, तो ये सब फीचर्स हैं किसके? डिपॉजिटरी के। अब आ जाते हैं बैंक्स और डिपॉजिटरी में क्या फ़र्क है। तो बैंक्स के अंदर हम खाता खुलवाते हैं तो उसमें पैसे रखते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें हम सिक्योरिटी रखते हैं, सिक्योरिटी बाई सेल भी करते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहां पर जॉइंट अकाउंट खुल सकते हैं, यहां पर भी जॉइंट अकाउंट खुल सकते हैं। यहां पर जॉइंट अकाउंट में एक बंदे का साइन चाहिए, 1 सिग्नेचर रिक्वायर्ड। एक बंदे का मतलब एक ऑनर का साइन रिक्वायरमेंट रहता है इसमें, 1 साइन ऑफ ओनर रिक्वायर। यहाँ पर सभी के साइन चाहिए, जितने भी बंदे हैं सबके साइन चाहिए, साइन ऑफ ऑल आपको समझ आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब ये पैसे से क्या कर सकते हैं? पैसे से लोन दे सकते हैं, पैसे का रीयूज़ कर सकते हैं बेसिकली, मनी रीयूज़। ये सिक्योरिटी का कोई रीयूज़ नहीं कर सकते, नो रीयूज़। इसमें इंटरेस्ट मिलता है और इसमें तो बल्कि
AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने ही पड़ते हैं कुछ। एनुअल मेंटेनेंस एज इन कि आपका अच्छा खासा 500 करोड़ 1000 करोड़ दे रखे हैं तो थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, बहुत मिनिमल सी होती है बट होती है फी एनुअल। उसमें हज़ारों करोड़ पड़े हो तो इंटरेस्ट ही मिलेगा, करेक्ट। आई थिंक इसके अलावा मेरे को कोई और एज सच ध्यान नहीं आ रहा, तो अगर फिर भी कोई रहता है तो वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, करेक्ट। तो ये सब हैं डिफरेंस है बैंक और डिपॉजिटरी में। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिपॉजिटरी एक्ट। हमने पहले भी डिस्कस किया था, 1996 में लेके आए थे डिपॉजिटरी को। यहाँ से CDSL बना, NSDL बना, ठीक है। और इसमें सेबी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी। साथ में डिपॉजिटरी एक्ट की बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, फंजिबिलिटी, फलाना डिमाका, ऐसे करके ये सब हम ऊपर देख चुके हैं। इसमें एक चीज़ और है कि मिनिमम 100 करोड़ के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको डिपॉजिटरी बनना है। 100 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ डिपॉजिटरी। तो ये कुछ की रिक्वायरमेंट्स हैं जो डिपॉजिटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं बोलूँगा, डिपॉजिटरी एक्ट में ये चीज़ें मेंशन की थी, उसको रिफाइन किया सेबी ने, और सेबी ने आज जो चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। अब किसी को अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बनना है, ये तो डिपॉजिटरी एक्ट हो गया ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए आपको डिपॉजिटरी लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन ले देते हैं हम, ठीक है। ये सेबी से रजिस्टर्ड होने चाहिए और इनका बेसिकली काम क्या होता है, टू ओपन अकाउंट्स, मेंटेन records, maintain infrastructure। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन बन सकते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो सब लोग बन सकते हैं जिसके पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस हो, ठीक है, ठीक ठाक पैसे वैसे हो, आसान भाषा में, है ना। उनके पास ऑफिस स्पेस हो, आपके बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो हों, साथ में सेबी रजिस्ट्रेशन जिनके पास हो, तो वो डिपॉजिटरी में अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस डिपॉजिटरी में कुछ समय काम करने के बाद डिपॉजिटरी उनकी एप्लीकेशन को सेबी को ही भेजता है, सेबी ही अप्रूव करता है उस चीज़ को। डिपॉजिटरी का कौन लाइसेंस ओनर बनेगा ये भी सेबी ही तय करता है, करेक्ट। तो ये सारा काम कौन करता है? सेबी डिपॉजिटरी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन देता है कि इस डिपॉजिटरी का ये पार्टिसिपेंट बन सकता है, करेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं डिपॉजिटरी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कि भाई मेरे को तो डिपॉजिटरी बनना है, डिपॉजिटरी। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ समझाने का नहीं है, यहाँ पर सिंपल रूल्स दिए हुए हैं कि सेबी अगर किसी को भी रजिस्टर करना चाहता है अपने साथ, ठीक है, एज अ डिपॉजिटरी, तो उसके लिए क्या क्या कानून उन्होंने बनाए हुए हैं, ये 1 बाय 1 मैं पढ़ते चले जाता हूँ और आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। ये आपको दिखते चले जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है। इसका मैंने पीपीटी बना दिया है, इसमें कुछ समझाने का एज सच है नहीं, तो मैंने पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है इसको, ठीक है। तो 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, स्पॉन्सर के पास एटलीस्ट 51% इक्विटी होनी चाहिए, 5% से नीचे का पार्टिसिपेंट्स के पास होना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 20% से ऊपर का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। और ये सब लोग हैं जो
डिपॉजिटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अगला स्लाइड बताता है हमें कि रजिस्ट्रेशन के लिए, डिपॉजिटरी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। डिपॉजिटरी के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले सेबी को अप्लाई करना पड़ेगा। सेबी पहले रजिस्ट्रेशन लेटर देगा, पहले रजिस्ट्रेशन देगा, उसके बाद कमेंसमेंट लेटर 1 साल के अंदर आपको सेबी से लेना पड़ेगा। मतलब 1 साल के अंदर आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद सेबी बोलेगा कि हाँ अब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया था, 100 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ होना चाहिए। बाई लॉज, जो सेबी के लॉज हैं, जो रूल्स रेगुलेशन हैं, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग आईटी बैकअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर हैकर आता है या कुछ भी आता है तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत सिक्योर होना चाहिए, बहुत ही एडवांस लेवल पे होना चाहिए। आजकल सुपर कंप्यूटर की भी बात हो रही है, तो सुपर कंप्यूटर अगर डिपॉजिटरी के अंदर नहीं लगाए जाते हैं तो कल को ऐसी चांसेस भी हो सकते हैं कि बाहर से कोई आके डिपॉजिटरी पे अटैक, साइबर अटैक कर सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपका डिपॉजिटरी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होना चाहिए। करेक्ट, प्रॉपर ऑपरेशन मैनुअल होने चाहिए, और इन्वेस्टर को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके भी कानून होने चाहिए। अगर साइबर अटैक होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसको बियर कौन करेगा, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इशूअर मस्ट साइन एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी टू एनेबल डीमेट अकाउंट। ठीक है, और गवर्नमेंट इशूअर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। करेक्ट, अब चलते हैं इससे आगे थोड़ा सा, और यहाँ पर राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ये सब बताया गया है कि डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर सब कुछ दिया गया है कि डिपॉजिटरी के क्या राइट्स हैं। ठीक है, सेबी रेगुलेशन, बाय लॉज, एग्रीमेंट, ये सब दिए गए हैं। और रिव्यू एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कंट्रोल एंड सेफगार्ड, मतलब एक रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, ऑब्लिगेशंस हैं ये कि इसको तो फुलफिल करना ही है। हर साल एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को मॉनिटर किया जाना चाहिए, उसका रिव्यू किया जाना चाहिए, उसको एनालाइज किया जाना चाहिए, क्या क्या नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं उसको देख के, और उस हिसाब से सिस्टम शुड बी इन प्लेस, सिस्टम शुड बी, यू कैन से साइबर सिक्योरिटी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें जो भी बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हम प्रोवाइड कर पाएँ वो चीज़ करनी ही करनी चाहिए डिपॉजिटरी को। ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाना चाहिए। कोऑपरेशन होनी चाहिए ओनर्स, इशूअर, एजेंट और कस्टोडियन के बीच, ताकि डाटा इजीली ट्रांसफ़र हो पाए। मैंने बताया था ना, डिपॉजिटरी होता है, उसके साथ अटैच होते हैं आरटीएज अटैच होते हैं, उसके साथ कस्टोडियन अटैच होते हैं, उसके साथ फंड, ये अपना क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। तो डिपॉजिटरी इन तीनों के बेसिस पे काम करती है। ठीक है, तो क्लियरिंग मेंबर का काम है, अगर बायर की तरफ से पैसा आएगा तो सेलर की तरफ से शेयर्स आएंगे। ये क्लियरिंग मेंबर का काम है, शेयर्स आगे चले जाएंगे, पैसा सेलर की तरफ चला जाएगा। तो ये डिपॉजिटरी के बेसिस पे क्लियरिंग मेंबर काम करते हैं, ऐसे ही आरटीए डिपॉजिटरी के बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मेंटेन होनी चाहिए और इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। अगर कोई भी नेग्लिजेंस होती है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो लॉस इनकर करेगा। ये भी कानून के अंदर आता है। अगर डिपॉजिटरी का किसी ने लाइसेंस लिया है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी गलती करता है, किसी भी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उसको उसका पे आउट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बायलॉज ऑफ डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी मस्ट फ्रेम बायलॉज फॉर ऑपरेशंस। बायलॉ मस्ट बी कन्फर्म टू डिपॉजिटरी एक्ट्स एंड सेबी रेगुलेशंस। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, डीमेट के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। नेम ऑफ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी मेंटेन करना पड़ता है। रजिस्ट्रार 5 साल तक ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन, किसी ने भी शेयर खरीदा पिछले 5 साल का आप ट्रैक कर पाओगे, किसी ने भी शेयर खरीदा हो। ठीक है, उसमें किसने खरीदा, कितने का खरीदा, ठीक है, कौन बेनिफिशियल ओनर था,
डेली होल्डिंग उसकी कितनी थी, इंस्ट्रक्शन, इसके बाद प्लेज था कि नहीं था, हाइपोथिकेशन था कि नहीं था, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं डिपॉजिटरी को। ठीक है, तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी है। फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी के अंदर आ जाता है अकाउंट सर्विस की, अकाउंट ओपनिंग में, मॉडिफिकेशन में, क्लोजर में, सब किसका काम होता है, डिपॉजिटरी का होता है। करते कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करते हैं। ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन कन्वर्ट करने में, मतलब आपको मान लीजिए फिजिकल टू डीमेट फॉर्म, फिजिकल टू डीमेट शेयर्स कन्वर्ट करवाने हैं, तो डिपॉजिटरी का काम है ये। लेकिन इसने दिया किसका हुआ है, इसने आउटसोर्स किया हुआ है किसको, आरटीओ को। तो आप आरटीओ को मेल करेंगे कि आप ये हमारे पास फिजिकल शेयर पड़े हैं और इन फिजिकल को डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो आरटीए क्या करेगा, जिस भी कंपनी के शेयर होंगे उसको मेल करेगा और उससे उसको फिजिकल कॉपी भेज देगा और वो आपके अकाउंट में वो शेयर ट्रांजैक्ट कर देगा। कंपनी उसको कंफर्मेशन भेजेगी कि हाँ जी ये शेयर ओरिजिनल है और वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में कर दी जाएगी। तो ऐसे करके डीमटेरियलाइजेशन करता है डिपॉजिटरी। अकाउंट ट्रांसफ़र, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको शेयर भेजने हो तो उसमें भी हेल्प करता है। ट्रांसफ़र, रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब डीमर्जर हो गया, डिविडेंड हो गया, पे आउट्स हो गया, ई वोटिंग हो गया, ऐसे करके बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, उसमें भी हेल्प करता है क्या, डिपॉजिटरी। ठीक है, प्लेज मतलब आप शेयर्स प्लेज करके उसके ऊपर अगर बाई सेल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। क्लियरिंग लिंकेजेस एंड अदर फंक्शंस हैं, नॉमिनेशन, ट्रांसमिशन, आईपीओ सपोर्ट, ये सब काम। नॉमिनेशन मतलब अगर आप कोई ओनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स उसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये सारे काम हैं डिपॉजिटरी के। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के एंड में। ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया, थेफ्ट, फोर्जरी, म्यूटिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट बिकेम मोर प्रोमिनेंट। डिपॉजिटरी आने के बाद थेफ्ट बढ़ा क्या? थेफ्ट कैसे बढ़ सकता है? जब फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ हो तो तब थेफ्ट हो सकता है। ठीक है, फोर्जरी मतलब फोर्ज करके, मतलब डुप्लीकेट कब बन सकता है? जब फिजिकल फॉर्म में चीज़ हो। तो डिपॉजिटरी ने तो सारा का सारा ऑनलाइन कर दिया चीज़। ऑनलाइन की डुप्लीकेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फॉल्स है। करेक्ट। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर वाज नो डीमेट ऑफ सिक्योरिटीज for transaction of securities, dash was evident of change of ownership, endorsement of physical securities, proof of delivery, letter of acknowledgement from transferee। सिंपल है। एंडोर्समेंट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी जिसके पास है उसी का वो शेयर है। ठीक है, एविडेंस ऑफ ओनरशिप है। कैन आइदर ऑफ द अकाउंट होल्डर्स साइन इन केस ऑफ डिपॉजिटरी अकाउंट एज इन द केस विद अ बैंक अकाउंट? क्या कोई भी अकाउंट होल्डर डिपॉजिटरी के केस में साइन कर सकता है क्या, जैसे कि बैंक अकाउंट में करते थे? मैंने बताया था जब हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था तो डिफरेंस मैंने पूरे लिख के बताए थे। तो बैंक अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में एक बंदा साइन कर देगा तो पैसे निकल जाएंगे, लेकिन डिपॉजिटरी के केस में सबको साइन करने पड़ेंगे तभी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। करेक्ट। डीपी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसके साथ रजिस्टर होना चाहिए? ऑब्वियसली डिपॉजिटरी का लाइसेंस देता कौन है? सेबी देता है, तो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डिपॉजिटरी का लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम चैप्टर 2। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। सो दिस वाज ऑल, विल मीट इन चैप्टर 3। थैंक यू गाइस।